हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, राहुल जर्नल पे। और नाम है मेरा राहुल, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंसेस के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो बहुत छोटा रहने वाला है। इस क्लास में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, फिर हमने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा जो है कैपिटल जी। तो बेसिकली कई बार क्या होता है स्कूल में, क्लासेस में, कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एंड क्या होता है कि कई बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि ये भी जी है ये भी जी है, तो दोनों जी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। कई बार ये सवाल आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस पर हम एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो है मास और वेट का। तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। फिजिक्स के टर्म में तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। जनरल टर्म में तो हम बोल देते हैं कि मास और वेट एक ही है, बट मास और वेट एक्चुअली में दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत छोटी रहने वाली है। दो डिफरेंसेस हमें देखने हैं, और इनके बाद इन दो डिफरेंसेस देखने के बाद में एक आध न्यूमेरिकल करने हैं और लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड अपथ्रस्ट बुएंसी ये सारी चीजें देखेंगे। स्वागत है आपका। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। चलो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे एक कॉलम वाइज बना लेते हैं यहाँ पे, और एक कॉलम हम बना लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं हम कैपिटल जी का। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि जो आपका स्मॉल जी होता है, ये स्मॉल जी आपका क्या होता है। तो इसको हम ये बोलते हैं, आपको पता है स्मॉल जी आपका क्या होता है। स्मॉल जी आपका होता है एक्सेलरेशन अटेंड बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं क्या है, अगर डिफरेंस लिखना है बेसिकली एग्जाम में ऐसे ही आता है कि व्हाट इज द राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो सबसे पहले क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इसको क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड it is defined as acceleration due to it is defined as acceleration due to gravity। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं acceleration due to gravity। जाहिर सी बात है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं it is defined as universal gravitational constant। तो लिख देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि आपका जो जी होता है, इसकी एसआई यूनिट की बात क्या करें, तो आपको पता है कि भाई एक तरह का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक तरह का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो आपका कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकालूं तो जी आपका हो जाएगा एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी, तो केजी का स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है। और क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में और क्या डिफरेंसेस होते हैं देख लेते हैं। भाई इसकी जो वैल्यू होती है, जो जी होता है आपका जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी आती है, सरफेस पे वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है अराउंड वैल्यू जो आती है, वो अराउंड 9.8 समथिंग आती है। आपकी क्या आती है, 9.8, या इसी को हम क्या बोलते हैं कई बार 10 बोल देते हैं। तो इसकी ये वैल्यू होती है, ये क्या होती है आपकी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस की बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है आपकी, आपको पता है जो जी की वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। इसका यही आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। दोनों में वैल्यू में डिफरेंस हो गया। आपको पता है कि ये जो है आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपको क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो
तो ये जो जी होता है ये जो जी होता है आपका, ये किन पे डिपेंड करता है? ये जी है आपका, जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी पे डिपेंड करता है और साथ में मास पे भी डिपेंड करता है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये जो है आपका जी देख पा रहे हो, जो जी है वो कैपिटल जी, जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी आपका क्या है, कैपिटल जी पे डिपेंड करता है। तो लिख देते हैं जी, या जी डिपेंड्स ऑन, जी डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी। देख रहे हैं, जी जो है वो कैपिटल जी पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है। लेकिन ये जो है ये तो एक कांस्टेंट आता है, वही हमने देखा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या देखा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये न्यूटन लॉ था। बाद में जब एक आपका एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो एक कांस्टेंट आया था। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये इंडिपेंडेंट टर्म होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट टर्म होता है। तो जी, कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन जी, ये छोटे जी पे डिपेंड नहीं करता है। और हमने ये देखा कि भाई जो आपका जो जी होता है, हमने एक लेक्चर में देखा भी था कि वेरिएशन इन जी, टॉपिक पढ़ा था ना हमने, एक वेरिएशन जी, जहाँ पे हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर जाके हमने फील्ड निकाला था। उसके बाद में अलग अलग अर्थ के शेप की वजह से भी मैंने देखा था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है जी की वैल्यू आती है। तो ये जो है आप क्या देख पा रहे हो, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं, द वैल्यू of g changes, the value of g changes from place to place, इसकी जगह प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। यहाँ पे कुछ और है, अर्थ पे कुछ और है, जुपिटर पे कुछ और है, अर्थ पे ही, इवन अर्थ पे ही अगर आप दो अलग अलग प्लेसेस पे चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जी की वैल्यू में डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपका है जी, इसका तो नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका तो नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्स के लिए आपका क्या रहता है, सेम रहता है, फिक्स रहता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो इसी बात को हम लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज, it remains constant, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई भी चेंज नहीं होती और ये कांस्टेंट रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस वगैरह हमने देख लिए, इस तरह से एग्जाम में आ जाते हैं कि राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये चीज़ आ जाती है, तो ये आप देख सकते हो। और हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हालांकि कोई समझने लायक था नहीं, आसान सा टॉपिक है ये, क्लास 9 का, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कई कोई क्लियर रहता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया। तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो एक तो दूसरा एक टॉपिक हम पढ़ते हैं आज का, जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, और इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक होने वाला है और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे। बाद मतलब इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। ये तो बस थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड टॉपिक है जो आपको बस थोड़ा सा पता होने चाहिए, इजी टॉपिक है, तो इनमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, तो अगला जो टॉपिक है जो हमें देखना है वो है डिफरेंस बिटवीन मास, हेडिंग डाल सकते हो आप, डिफरेंस बिटवीन मास एंड, एक होता है मास और एक होता है वेट, एक होता है मास और एक होता है वेट। तो डिफरेंस क्या है मास में और डिफरेंस क्या है वेट में, ये हमें देखना है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और जनरल वे में तो हम मास और वेट को सेम ही मेजर करते हैं, भाई दोनों चीज़ें सेम ही होती है। लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। मास और जो वेट होता है ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि मास क्या होता है, मास, तो मास देखो, हर एक चीज़ जो होता है वो किससे बना होता है, मैटर से बना होता है। किससे बना होता है, मैटर से बना होता है। तो बेसिकली जो मास होता है, मास किसी भी चीज़ का मेजरमेंट होता है उसके मैटर का। हर एक चीज़ मैटर से मिलकर बना होता है।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, किन चीज़ों से मिलके बना है, तो वो जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मतलब कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो किन मैटर से मिलके बना है, किन एटम से मिलके बना है, तो उसका जो कुछ कैलकुलेशन है उस मैटर का, उस एटम्स का जो कैलकुलेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है या उसके अंदर कितना कंटेंट है। तो जैसे बुक ओपन करते हैं तो बुक के अंदर इंडेक्स में कंटेंट रहता है कि नहीं होता, या किसी वीडियो में बोलते हैं भाई इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो कंटेंट मतलब उसके अंदर क्या है, तो एक फंडामेंटल क्वालिटी होती है आपकी ये। तो वही चीज़ है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट क्या है, कितना अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है मास बोलते हैं। मतलब मास बेसिकली एक तरह से मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के मैटर्स का। मैटर्स क्या है, कितना मैटर्स है, उसका बेसिकली एक तरह से एक रफ आइडिया जो है वो आपका क्या है, कितना है वो सराउंडिंग में, या उसका मैटर का मास कितना है, मतलब कितना मैटर है उसके अंदर, उसको उसकी पूरी कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द द अमाउंट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, उसके अंदर किन चीजों से मिलके बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मास बोलते हैं। या फिर इसी बात को ऐसे लिख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब कंटेंट मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर कितना अमाउंट है, तो वही चीज है द अमाउंट द अमाउंट द अमाउंट ऑफ कंटेंट द present अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। समझ में आ रहा है कि मतलब जो है कितना कंटेंट है, कितना मैटर है, उसके मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। मतलब फंडामेंटल मतलब जिन चीजों से मिलके बनी हुई है, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं। मतलब हर एक कोई भी चीज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। हर एक चीज, जैसे हर एक चीज जो है अगर वो है एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे चार्जेस वगैरह भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह भी होता है, तो उनमें जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वो भी क्या होते हैं, उनमें उसके अंदर वो बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो वही मतलब मास मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अगर दुनिया में कुछ भी है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। मास मतलब जिससे मिलके वो बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर हम वेट की बात करें, वेट क्या होता है, तो वेट आपका सिंपल ही होता है। वेट मतलब भार, वेट मतलब वजन। तो वजन मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस जो है उसको कितनी फोर्स से, कितनी तेजी से उसको नीचे खींच रही है, किस फोर्स से उसको नीचे खींच रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर को उठाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स किसके अपोजिट होगा, वो फोर्स इक्वल होगा जितना फोर्स अर्थ इसको नीचे लगा रही है। तो ये उसका क्या हो गया, वेट हो गया। वेट मतलब जिस फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींच रही है, जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो लिख सकते हैं दी फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स every object is called its weight। ठीक है। तो जिस भी फोर्स से अर्थ किसी क्या करती है, हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो ये आपका जो वेट होता है एक तरह का आपका क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। अगर हम इसकी बात करें, मास जो है, मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। अ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर जानते हो ना, स्केलर में दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, हालांकि और भी तरह की टेंसर क्वांटिटी भी होती है, लेकिन उसको छोड़ो।
तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी जानते हो ना, जिसको मतलब भाई जैसे मान लो 5 kg का ऑब्जेक्ट, 5 किलो आलू खरीदा, साथ में मैंने 2 किलो टमाटर खरीद लिया, प्लस इतना तो मैं खरीदता भी नहीं हूँ, इधर मेरा महीने भर का राशन हो गया 5 किलो आलू 2 किलो टमाटर बहुत चल जाता है। तो 5 किलो आलू प्लस 2 किलो टमाटर आपका कितना होगा, आपको पता है डेफिनेटली कितना होगा, 7 kg होगा। तो ऐसे क्वांटिटीज जो होते हैं जिनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज वहाँ पे होता है जहाँ पे 3+4 = 7 ना हो, 3+4 = 5 हो जाए या कुछ और हो जाए, मतलब जो बीच में एंगल वगैरह पे डिपेंड करे, स्केलर स्केलर अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो उन पे वैलिड ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे आपका डिपेंड ना करे, जहाँ पे आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो फेल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो यही है कि आपका जो मास होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है 2 किलो और 4 किलो मिलकर 6 किलो ही होगा, ये कंफर्म है, चाहे आप उसको किसी भी एंगल पे मेजर करो या कैसे भी मेजर करो। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें बात अलग होती है, वो एंगल वंगल पे डिपेंड करते हैं, उनका थोड़ा सा चीज़ अलग चलती है, आगे जाके आप पढ़ोगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बचपन से देखते आए हो कि मास जो है, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। तो एसआई यूनिट आपको क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ये आपका क्या है, केजी, या इसको हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं। और ये जो आपका वेट है, वेट आप समझ चुके हो, जिस भी फोर्स है, अर्थ आप अर्थ क्या कर रही है, जिस भी फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, उस वेट को, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो आपका वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। अब फोर्स है तो ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, न्यूटन होगी। तो ऐसा यूनिट इज, एसआई यूनिट इज न्यूटन, क्या है आपका, न्यूटन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, केजी वेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केजी वेट बोलते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ और करके लिख देता हूँ, या तो न्यूटन बोलेंगे और या इसी को बोलते हैं केजी वेट, इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो समझ जाना वो क्या दिया हुआ, उसका वेट दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मास होता है, मास, मास ये आपका, ये जो है एक फिक्स क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक फिक्स क्वांटिटी है, ये मतलब चेंज नहीं होती। हालांकि मास भी चेंज होता है जब ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग है, जो है वो चीज़ें थोड़ी सी अलग है। बट यहाँ पे जो है हम, अगर हम नॉर्मल फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे आपका मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हालांकि इतना कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए तब जाके उसके मास में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाता। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि भाई जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो मास कांस्टेंट है, ये मान के चलो आप। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। धरती पे चले जाओ, आसमान में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मास जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट आपका क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg। आपको पता है जी जो होता है वो खुद वेरी करता है, भाई मास तो फिक्स है लेकिन जी जो है वो चेंज होता है। तो जी चेंज होगा तो ओवरऑल उसका क्या होगा, वेट चेंज होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है, इसी को लिख देते हैं, वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, चेंजेस प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, यानी प्लेस टू प्लेस जब हम चेंज करेंगे तो आपका जो वेट की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है कि जी की वैल्यू चेंज होगी, जी की वैल्यू चेंज होगी तो आपका क्या होगा, वेट भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हुई हैं जो हमने देखी हैं, वेट और मास में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस पर आइए एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं और जो है इसके बाद आज का लेक्चर इसको खत्म करते हैं। छोटा सा लेक्चर है, प्यारा सा लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। इरेज करूँ तो इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आज क्या हुआ था स्कूल में हमारे कि बच्चों को स्टेडियम लेके गए थे, कुछ एनिवर्सरी था वंदे मातरम का, तो मतलब वर्षगांठ थी, तो बच्चों को लेके गए थे। तो उसके बाद में जब हम वहाँ से आए तो काफ़ी लेट हो गया था। तो आने के बाद मैंने
सोचा कि चलो बच्चों के साथ थोड़ा गेम खेल लिया जाए, क्योंकि बस 40 मिनट बच रहे थे। तो वहाँ पे फिर हमने अंताक्षरी खेला, मतलब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो मुझे पता चला कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, मतलब एक से एक वहाँ से सिंगर निकल के आए, और क्या सुर में गा रहे थे, क्या लय में गा रहे थे, मतलब जो है बच्चों को सुन के दिल खुश हो गया। मतलब हम देखते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं होता, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि पढ़ाई में नहीं है, बिल्कुल हमेशा 0 नंबर लाते हैं, फेल हो जाते हैं, अटेंटिव नहीं रहते, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ एक हिडन टैलेंट होता है। तो वही मैंने एक सीख मिली है कि मतलब हर एक बच्चे को एक सेम पैमाने से नहीं तौला जा सकता, तो मतलब एक सेम पैमाने से नहीं तौला जा सकता। तो सबका एक अलग अलग टैलेंट होता है, और हर एक फील्ड सबके लिए है, और कोई एक फील्ड या किसी एक क्राइटेरिया से हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मेरा नज़रिया चेंज हुआ आज बच्चों को लेके। कोई शायर है, कोई बढ़िया शायरी कर रहा है, कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई जो है पोयम किसी ने अपनी लिखी है, तो मतलब देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो खैर चलिए, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पे क्वेश्चन देखो इस तरह के आ जाएंगे, जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें खैर क्या ही कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे बनने लायक है नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, मान लेते हैं 30 kg, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 kg, सो फाइंड its weight, find its weight on earth, find its weight on earth and on surface of moon, on surface of moon। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। अब इसको कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के साथ अब कैसे डील करेंगे, तो देखो हमें पता है कि जो वेट होता है, वेट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी के बराबर होता है। वेट क्या होता है, एम जी। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप जी को क्या ले लो, जी इज इक्वल टू 10 ले लो, जी क्या ले लो, 10 ले लो, ये अर्थ के सरफेस पे क्या है, अर्थ के सरफेस पर 10 ले लो। तो यहाँ से वेट आ जाएगा, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इंटू जी ऑफ अर्थ। जी हमने स्पेशली अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, बाकी और किसी प्लेनेट के लिए यूज़ करना होगा तो हम जी उसको डैश वगैरह कुछ अलग लेंगे। तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 30 इंटू जी आपका कितना है, जी आप 10 ले लो, तो वेट कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 300 न्यूटन आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे, जो है अर्थ के सरफेस इतना आ जाएगा। अगर हम बात करें वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून आपको कितना हो जाएगा, मास तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे जी किसका लेंगे, जी ऑन मून ले लेंगे। तो मास कितना दिया हुआ है 30 kg इंटू जी ऑन मून क्या होता है, अर्थ ये होता है g/6। अर्थ का जितना होता है, हमने देखा ना पिछली क्लास में, अर्थ का जितना कैलकुलेशन भी करी थी, अर्थ के सरफेस में जितना जी होता है उसका 1/6 टाइम्स होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 इंटू 10/6, तो ये हमारा कट जाएगा 6×5 = 30, तो हमारा कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा वेट ऑन मून। तो यानी सिंपल है, किसी को अगर वेट लॉस करना है तो मतलब इंसान भारी नहीं है, अगर भाई देखो 300 न्यूटन का वेट अलग है यहाँ पे, तो इंसान भारी नहीं है, वो गलत जगह पे है। इंसान मोटा नहीं है, वो गलत जगह पे, अगर वो मून पे चला जाए, देखो उसका वेट बेचारे का कितना कम हो गया। तो किसी को अगर वेट कम करना है तो मून पे चला जाए, वो हल्का हल्का महसूस करेगा। तो एक इस तरह के क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़ा सा जोक वोक हो गया ये बहुत घटिया जोक था, लेकिन ठीक थे, ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, जो है आपसे पूछ लेगा। और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा जो है ये पूछ सकता है कि चलो देखो, तो इसमें क्या ही पूछ लेगा आपसे, बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही लिए थे। अब इसमें पूछ लेगा कि देखो ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछ सकता है कि एक तो हमने देख लिया कि मास क्या है, या चलो दी वेट of an object, the weight of an object is 60 Newton, the weight of an object is 60 Newton, so find its
मास, तो उसका मास फाइंड करो, कर लोगे ना आप भाई। वेट सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और ज़्यादा है मुझे पता है सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। वेट दिया कितना हुआ है 60 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है पता नहीं, जी आप ले लो 10, जी कुछ नहीं दिया हुआ तो जी की वैल्यू क्या ले लो 10 ले लो, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो मर जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा 6 के जी आ जाएगा। मास कितना आ जाएगा 6 के जी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब दूसरा जो है आपसे ये पूछ सकता है कि चलो देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं इसका। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जो भी था आपको बता दिया है और अब कर लोगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। द वेट ऑफ an object the weight of an object is 60 Newton on earth. The weight of an object is 60 Newton on earth. Find its weight on surface of moon. Surface of moon. तो इसमें देखो करने के दो, एक तो पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्टली कर दो। आपको पता है वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी ऑफ अर्थ। जी हम स्पेसिफिकली अर्थ के रख रहे हैं, ठीक है, जी मतलब लिखा हो तो अर्थ का ही होगा, तो ये हो जाएगा। और दूसरा वेट ऑन मून आपका कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून मास इंटू जी ऑफ मून हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ और इसको इक्वेशन सेकंड ले लूँ, हाँ पता है कि जो वेट दिया हुआ है तो अर्थ के सर्कल में जाने के बाद जो है 10 टाइम्स कम हो जाएगा। बट अगर किसी और प्लैनेट का वगैरह का दिया हो तो आप कैसे करेंगे, तो वहाँ पे ये रहेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। और हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो है जी जो होता है 1/6 टाइम होता है, तो वेट भी आपका 1/6 टाइम हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन और किसी प्लैनेट वगैरह का दिया होगा तो आप वहाँ से निकाल करके ये वाला अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करोगे तब वो कितना हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू एम जी अपॉन में एम जी ऑफ मून। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी अपॉन, ये आपका जी ऑफ मून कितना होता है, जी ऑफ मून तो अर्थ का जी के 6 टाइम, तो ये आपका जब आएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन मून। तो वेट ऑन अर्थ कितना है, वेट ऑन अर्थ है 60 न्यूटन इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। तो यहाँ से आपका वेट ऑन मून कितना आ जाएगा, वेट ऑन मून यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो हालांकि आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन ये इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी तरह के इसमें दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्यारे छात्राओं, इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और इसमें और कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये था। और इसके बाद जो दूसरे लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अपथ्रस्ट और अपथ्रस्ट और वो ऐसे 3 टॉपिक हैं, और कैप्लर्स लॉ भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना के या 2 वीडियो बना के सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो इसी के साथ आप सब पढ़ाई करते रहिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।